जी सर। ओके सर। जी सर। ने जो है वो चंबा में अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया है। तो जैसा आपको पता है कि पिछले महीने देवभूमि जनहित पार्टी ने मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया है। तो उसी कड़ी में हमने 2 नियुक्तियाँ की हैं। आदित्य शर्मा जी हमारे जिला के सोशल मीडिया के हमारे ये प्रभारी हैं, और कुलदीप मन्हास जी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष। ये 2 नियुक्तियां हमने की हैं। तो इसके साथ जो आपके जो प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। आज सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि देवभूमि जनहित पार्टी चंबा में जो है इस बार 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। तो ये जो एक संदेश है ये हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे देवभूमि जनहित पार्टी के? सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि चंबा जिला जो है वो कैसे पिछड़ गया है। जब देश आज़ाद हुआ था तो चंबा भी आज़ाद हुआ, हिमाचल प्रदेश भी आज़ाद हुआ, और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ जब 4 ज़िले थे, जिसमें चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू ये 4 ज़िले थे। तो हमें ये बताया गया कि उन 4 ज़िलों में डीसी जो थे वो चंबा के थे। तो कहने का अर्थ है कि इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी चंबा आगे था। श्याम सिंह हॉस्पिटल आप देख सकते हैं वो अभी भी मौजूद है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ज़िला हमारा अगड़ा था। फिर बिजली, कोलकाता के बाद जो है हिंदुस्तान में बिजली का उत्पादन जो चंबा में शुरू हुआ है। लाहौर में भी बिजली नहीं थी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे थे। धन धान्य जैसे चुरा है, सलूनी है, फिर भरमौर है, भटियात है, ये धन धान्य के लिए माने जाते थे। दूध, घी, अनाज की कोई कमी नहीं थी। तो ये क्या हो गया 75 साल में, 70 साल में आज़ादी के बाद कि चंबा जो है वो सबसे पिछड़ा ज़िला हो गया। देश के चुनिंदा पिछड़े ज़िलों में चंबा जो है ये पहुंच गया। तो इस चंबा को हम विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए काम करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि पूर्व में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, बारी बारी की सरकारें रही हैं, उनके जितने भी नेता थे जिला चंबा के, उन्होंने चंबा की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया है। उल्टा ये चंबा को पिछड़ा जिला घोषित करने पर जो है ये उत्सव मनाते हैं कि चंबा जिला जो है पिछड़ा घोषित हो गया है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्यों पिछड़ा है? तो आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा है। रोज़गार हमारे यहाँ नहीं है। रोज़गार के लिए हमारे युवाओं को जिला से बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा में आप देखेंगे हिमाचल में 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 17 जो हैं प्राइवेट हैं और 7 सरकारी हैं। एक भी यूनिवर्सिटी जिला चंबा में नहीं है, ना ही कोई रीजनल सेंटर है। यानी हमारे बच्चों को MSc, LLB, फिर B.Ed, MCA इस प्रकार के जो मास्टर्स कोर्सेज हैं उनको करने के लिए हमारे बच्चों को जिला से बाहर जाना पड़ता है। और ख़ास करके फिर इसका इफ़ेक्ट जो है हमारी जो बेटियां हैं उनकी शिक्षा पर पड़ता है। आजकल पीछे जैसे रहा कि बेटे को तरजीह दी जाती थी शिक्षा के, तो आज भी कई जगह ऐसा है कि अगर नज़दीक है तो बेटी को पढ़ा देते हैं, अगर नज़दीक नहीं है शिक्षण संस्थान तो बेटी को नहीं पढ़ाते। सर महंगाई पर आपका क्या रहेगा सर? महंगाई को रोक नहीं सकते, लेकिन महंगाई नियंत्रण में होनी चाहिए। महंगाई नियंत्रण में होनी चाहिए। तो अब जैसे देखा गया है अभी भी GST, कुछ वस्तुओं के ऊपर GST पहले लागू नहीं था, तो उन वस्तुओं के ऊपर भी GST लागू किया है, जैसे राशन, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं। तो सुनने में तो ये भी आया था कि जो मरने के समय में सामग्री प्रयोग होती है उस पर भी GST लगा था। यानी जो भी मरेगा वो भी GST पे करके जाएगा। लेकिन अभी ये सुना है कि हटा दिया है केंद्र सरकार ने उनके ऊपर GST, और GST की जो मौजूदा जो दरें थी उनमें भी बढ़ोतरी की है। 5 से जैसे 10 है,
18 से 28 कर दिया। इस प्रकार से जीएसटी बढ़ा। पिछले 39 वर्षों से मैं संघ और विविध संगठनों से जुड़ा था। 1983 में मैं सुनगाड़ी में संघ की शाखा में गया था। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा, 3 बार चुनाव कॉलेज के लड़े जीते, फिर 10 साल युवा मोर्चा में काम किया, फिर जॉब में आने के बाद मैं संघ में काम किया। उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी जो है वो हाईजैक हो गई है, खास करके जिला चंबा में। आज पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि उनको अपने में शामिल करें। तो देश कांग्रेस मुक्त हुआ ना हुआ हो ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाएं, क्योंकि ये सारा सिस्टम हाईजैक हो गया है। आपने देखा है कि हमारे चंबा सदर में हमारे पिछले जिस पार्टी में मैंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से 2 बार हारे हुए कांग्रेसी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में दूसरी विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दे दिया। मंडी में सुखराम के बेटे कांग्रेसी मंत्री बेटे को टिकट दे दिया। तो कहने का अर्थ है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसके लिए हमने काम किया था। ये ऐसा कौन सी विचारधारा है जो अपने ही एमएलए का टिकट काट करके उसी से हारे हुए कांग्रेसी कैंडिडेट को टिकट दे दे। ये मेरी बात समझ में नहीं, इसलिए हमने ये किनारा कर लिया। और आज चंबा की भाजपा जो है वो ठेकेदारों के हाथों में जो है हाईजैक हो चुकी है। सर, अगर आपकी सरकार हिमाचल में आई तो आपकी हिमाचल के विकास के लिए क्या योजना है? मैं पूरे हिमाचल की बात नहीं करता, मैं जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं जिला चंबा के विकास के लिए क्या किया जा सकता वो मैं बता सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जिला चंबा जो है ये पर्यटन की दृष्टि से इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं यहाँ हैं। डलहौजी जैसा पर्यटक स्थल हमारे यहाँ चंबा में है, झील है, फिर उसके बाद मनी महेश है। कितना सुंदर, कितना अच्छा हमारा, कितनी सारी शक्तिपीठें हैं, भली माता समेत। सलूनी में आप जाएंगे 360 डिग्री का व्यू है, कितना सुंदर है। प्रकृति ने चंबा को सब कुछ दिया है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से चंबा पिछड़ता ही चला गया। जब हिमाचल बना था तो उस वक्त 2 ही पर्यटक स्थल थे, शिमला और डलहौजी। लेकिन उसके बाद धर्मशाला और मनाली पर्यटक स्थल बने और डलहौजी से ये सभी आगे निकल गए। कारण ये है कि 4 पर्यटक स्थलों में 3 में हवाई पट्टी हैं। शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है और कुल्लू में भी है। डलहौजी और चंबा के लिए हवाई पट्टी नहीं दी गई। और आजकल के समय में लोगों के पास समय की कमी है, पैसे की कमी नहीं। वो हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं हमारे इन मनोरम पहाड़ों में और वहीं से वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ये सुविधा ही नहीं है। रेलवे 1 किलोमीटर भी चंबा की तरफ नहीं बनी है आज़ादी के बाद। रेलवे होती तो हमारा सेब जो था वो हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई जैसी मार्केट्स में सीधा जाता और कम किराए में जाता। रेलवे ना होने के कारण हमारे बागबानों को भी दिक्कत हुई है। पर्यटन में तो हुई है, क्योंकि पर्यटक भी उसमें एसी में आना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सीमेंट फैक्ट्री है वो इसलिए नहीं लग पा रही शायद कि रेलवे होती तो शायद पहले लग जाती। मैं 54 साल की मेरी उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, लेकिन आज तक वो सीमेंट की फैक्ट्री नहीं लगी। तो हर इलेक्शन में और जब वो जीत जाते हैं तो चंबा जिला को भुला दिया जाता है, चंबा की तरफ कोई नहीं देखता। ये तो हो गया हमारा रेलवे और हवाई पट्टी का। दूसरा, रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ हमारे ज़िले में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। आप सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र वहीं होता है जहाँ दूसरी स्टेट का हमारा बॉर्डर लगता है। तो हमारा चंबा तो आज 3 स्टेटों के साथ जुड़ा हुआ है, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग से स्टेट है।
और ये खैरी और समलियो जैसी जगह जहाँ पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ हमारी सीमाएं मिलती हैं, और उस स्थान पर पानी खुला है, बिजली की कोई कमी नहीं, बिजली हमारे चंबा में पैदा होती है। तो अगर वहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र होता तो हमारे बच्चों को रोजगार के लिए बद्दी, काला, अम्ब, संसारपुर, टेरस, मैथपुर जैसे क्षेत्रों में ना जाना पड़ता, और वहाँ हमारा युवा बड़ी अमानवीय स्थितियों में रह रहा है। तो यहाँ घर द्वार रोजगार होता है। सेब के लिए इतनी अच्छी बेल्ट है। मैंने पहले भी कहा है कि शीत मरुस्थल से लेकर के सब ट्रॉपिकल तक की जलवायु हमारे यहाँ है, हर तरह की चीज़ हमारे यहाँ पैदा होती है। लेकिन सरकारों का और ख़ास करके जो यहाँ के नेतृत्व जिन्होंने किया है, जिन नेताओं ने किया है, आज भी कर रहे हैं और पूर्व में भी जिन्होंने किया है, चंबा के विकास के लिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। मैं जल विद्युत की बात करता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र डलहौजी में 738 मेगावाट बिजली पैदा होती है, सुरंगानी और खैरी में, और उसमें अगर हम कैलकुलेट करें, अगर 2 रुपये भी बिजली की हम कीमत रखें तो 7 करोड़ एक दिन की इनकम है। अगर वो 4 रुपये हो जाती है बिजली की 1 यूनिट की कीमत, तो 14 करोड़। तो ऐसा 2.5 से 5 हज़ार करोड़ एक साल की इनकम इन 2 प्रोजेक्टों से है, सिर्फ एक। उसके बाद चमेरा सेकंड थर्ड स्टेज छोटे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनकी बात अलग है। तो इतनी सारी बिजली पैदा हमारे यहाँ होती है, लेकिन हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ इतना पानी है, हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। इन प्रोजेक्टों में जितने भी छोटे प्रोजेक्ट हैं, हमारे जो लोकल युवा हैं उनको रोज़गार नहीं दिया जाता, बाहरी व्यक्तियों को रोज़गार वहाँ दिया जा रहा है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ के साथ यहाँ के जो निर्वाचित जो नेता हैं या विपक्ष के नेता, वो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलाते। तो कौन करेगा इस चीज़ के लिए?